अरावली की पहाड़ियों को लेकर इन दिनों देश भर में बवाल मचा है। अरावली पर्वतमाला को लेकर चल रही तरह तरह की चर्चाओं के बीच न्यूज 18 इंडिया ने राजस्थान से हरियाणा तक अरावली की पहाड़ियों की पड़ताल की और ये जानने की कोशिश की कि क्यों अरावली का होना जरूरी है और इसके लगातार कटान के भविष्य में क्या नुकसान हो सकते हैं। रेगिस्तान को हरियाली से दूर रखने के लिए जरूरी है अरावली। अरावली के कटाव से आबादी की तरह बढ़ रहा है रेगिस्तान। अरावली पर्वतमाला को लेकर पहाड़ों की नई परिभाषा पर बवाल इसलिए है क्योंकि अरावली ही वह प्राकृतिक दीवार है जो राजस्थान के थार रेगिस्तान को दिल्ली की ओर बढ़ने से रोकती है। जानकारों का कहना है कि अगर अरावली ना होती तो थार की रेत दिल्ली की दहलीज तक पहुंच चुकी होती। इस खतरे को समझने के लिए न्यूज 18 इंडिया की ग्राउंड रिपोर्ट अहम सबूत पेश करती है। अजमेर नागौर जिले की सीमा पर अरावली की पहाड़ियों की कटाई के बाद रेगिस्तान के रेत के टीले अरावली को पार कर नागौर से आगे बढ़कर अजमेर की ओर बढ़ते दिख रहे हैं। तकरीबन 40 मीटर के लगभग वो होगी और 20 से 25 मीटर के लगभग ये रेत का पहाड़ हो चुका और रेत का पहाड़ आप देखिए कि पीछे तक आगे तक फैलता जा रहा है। ये पहले इतना नहीं था, अब क्योंकि जैसे ही ये हाईवे के लिए पहाड़ी कटी और रेत का पहाड़ बढ़ता गया, पीछे आगे देखेंगे फिर ये पुष्कर की पहाड़ियों की रेंज है। अब अंदाज़ा लगाइए कि अगर जैसे ये पहाड़ी कटी वैसे ही हाईवे के लिए, फार्म हाउस के लिए, होटल्स के लिए या माइनिंग के लिए किसी भी पर्पज से अगर आगे की पहाड़ियों में भी सुराग होता तो रेत का पहाड़ यहाँ से शिफ्ट होता हुआ आगे अजमेर, जयपुर और फिर दिल्ली इस पहाड़ के लिए दूर नहीं, यानी कि खतरा दिल्ली पर भी है। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में सामने आया कि करीब 5 साल पहले जयपुर अहमदाबाद हाईवे से पुष्कर बाईपास होते हुए नागौर को जोड़ने के लिए अरावली की पहाड़ी काटकर हाईवे बनाया गया। आज उसी कटान का नतीजा सामने है। हाईवे के एक तरफ कटी हुई पहाड़ियां और दूसरी तरफ रेत के पहाड़। विशेषज्ञ बताते हैं कि पुष्कर के पास ये पहाड़ियां रेगिस्तान के खिलाफ प्राकृतिक सुरक्षा कवच थी। अरावली के उस पार नागौर से जैसलमेर तक 12 मरुस्थलीय जिले हैं, जबकि इस ओर अजमेर से अलवर तक 15 हरे भरे जिले। कटाव से न सिर्फ रेगिस्तान का विस्तार हो रहा है बल्कि जैव विविधता और पूरे इकोसिस्टम पर भी असर पड़ रहा है। आप देखिए कि ये जो पहाड़ नजर आ रहे हैं, रेत के पहाड़, इसी तरीके के आपको जैसलमेर में नजर आ रहे होंगे, लेकिन ये जैसलमेर नहीं, ये पुष्कर है। पीछे से यानी कि रेगिस्तान से ये जो रेत के पहाड़ है लगातार शिफ्ट होते होते आगे बढ़ते बढ़ते पुष्कर तक पहुंच गए हैं। अब पुष्कर से आगे अगर ये रेत के पहाड़ इसी तरीके से आगे बढ़ते रहे तो जो लोग सफारी का आनंद लेने के लिए, कैमल सफारी का आनंद लेने के लिए जैसलमेर जाते हैं, अब वो पुष्कर में भी शायद कुछ दिनों बाद में यहाँ पर कैमल सफारी का आनंद ले सकते हैं। और इसी तरीके से अगर अरावली की पहाड़ियाँ अगर कटती गई तो आप तय मानिए कि आने वाले वक्त में जयपुर और दिल्ली के अंदर भी ऐसे रेत के पहाड़ आपको नजर आएंगे। अलवर के रामगढ़ और सिरोही में भी ऊंची अरावली पहाड़ियों को कम ऊंचाई दिखाकर खनन की मंजूरी और अवैध खनन के आरोप है। पुष्कर में तो बुलडोजर से पहाड़ियों का अस्तित्व खतरे में बताया जा रहा है। इतिहासकारों और विशेषज्ञों की चेतावनी साफ है, अगर अरावली की कटाई का सिलसिला जारी रहा तो रेगिस्तान के दिल्ली तक पहुंचने का खतरा और गहराएगा। एक लेमैन की तरह से यदि 100 मीटर्स तक के पहाड़ों को काटने की अनुमति मिली तो इतना एक वो किया जा सकता है कि जो डेजर्ट के एक्सपांशन की रेट है 5 से 10 गुना हो जाएगी, क्योंकि बहुत तेजी से वो आएगा। विंड्स का डायरेक्शन पाकिस्तान से, अफगानिस्तान पाकिस्तान से होता हुआ ये वाला रहता है, तो बहुत तेजी से एक्सपांशन होगा। अब दो ही हमारे पास इस एक्सपांशन को रोकने के तरीके हैं, हाई एल्टीट्यूड माउंटेन्स और डेंस फॉरेस्ट। डेंस फॉरेस्ट की क्या कंडीशन है वो हम सबको पता है, और फॉरेस्ट के एक्सपांशन के लिमिटेशंस हैं। हरियाणा में भी अरावली के कटाव के दुष्प्रभाव। गायब हुई फरीदाबाद की धौज झील। अरावली में अवैध खनन का दुष्प्रभाव हरियाणा में भी उतना ही गंभीर है। फरीदाबाद की अरावली पर्वतमाला में मौजूद ऐतिहासिक धौज झील आज पूरी तरह गायब हो चुकी है। कभी ब्रिटिश गजेटियर में दर्ज इस झील में इतना पानी होता था कि चेक डैम और सिंचाई की पूरी व्यवस्था बनी थी। आखिर बार ये झील वर्ष 2003 में भरी थी, जब इसका जलस्तर 30 से 50 फीट तक था। आज हालात ये है कि ये झील की जगह महज जमीन का एक टुकड़ा रह गया है। लेक जो है वो 1800 की जो
का जो पूरा दौर रहा है उसमें भी है। ब्रिटिश कालीन ये लेक रही है। ब्रिटिशर्स ने इस लेक के लिए काफ़ी काम किया है और इसका खेती में इस्तेमाल करे जाने का प्लान भी इसका था, लेकिन मौजूदा तस्वीर ये है। सुनील जी हमारे साथ है। कितनी बड़ी ये लेक थी तकरीबन, और फरीदाबाद की क्या कहें कि सेकंड सबसे बड़ी लेक थी? हाँ, मतलब अगर हम देखो फरीदाबाद के हिसाब से देखें तो ये सेकंड सबसे बड़ी लेक थी। अगर हम पुराने जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के हिसाब से देखते हैं तो ब्रिटिश गजेटियर जो पब्लिश हुआ था लास्ट जो है 1885 में, अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश गजेटियर जो अरावली के इस पैच में जो दिल्ली गजेटियर है उन्होंने सारे नालों को जो है उनका जो सर्वे किया था, उनके असेसमेंट के अकॉर्डिंग ये 8 नंबर नाला था जो मांगर से निकल के आता था और इसका फ्लो इतना ज़्यादा था कि ये आगे जाकर के कबूलपुर काफ़ी दूर एक गांव है वहां तक ये जाता था। और उन्होंने अपने उसमें रिकॉर्ड में मेंशन किया है कि जब ये नाला जो फुल फ्लड के साथ आता था तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है एरिया को जो है नुकसान पहुंचाता था। रिसर्चरों के मुताबिक खनन गतिविधियों ने झील के प्राकृतिक जल मार्गों को अवरुद्ध कर दिया। ऊपर से स्टोन क्रशर प्लांट के लिए लगाए गए बड़े बड़े वाटर पंपों ने न सिर्फ झील का बचा कुचा पानी खींच लिया बल्कि ग्राउंड वाटर रिजर्व भी बेहद नीचे चले गए। यही तस्वीर पाली पर्वत श्रृंखला में भी दिखती है, जहां नियमों की अनदेखी कर एक्विकल लेवल तक माइनिंग की गई, पानी निकालकर खनन जारी रखा गया, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप कर माइनिंग पर रोक लगानी पड़ी। ये माइनिंग इस लेवल तक की गई कि ग्राउंड वाटर जो है वो पूरा इस इलाके में यहाँ पर भर गया है। ये तस्वीरें आप इस पानी के चारों तरफ की देखेंगे तो आपको माइनिंग के जो निशान हैं वो साफ तौर पर दिखेंगे कि किस तरीके से पूरे पहाड़ पे यहाँ पर माइनिंग की गई है। और सबसे बड़ी बात है कि ये सिस्टमैटिक तरीके से नहीं की गई है। ये आप देखेंगे कि एक तरीका माइनिंग के लिए भी होता होगा, लेकिन ऊपर कहीं से कहीं खोदा हुआ है, उसके नीचे आप देखेंगे कि कोई सीरीज नजर नहीं आ रही।